फार्मल चार्ज। ये फार्मल चार्ज क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। फार्मल चार्ज बड़ी कन्फ्यूजन रहती है फार्मल चार्ज और एवरेज चार्ज में। जैसे कोई पॉलीएटॉमिक्स मॉलिक्यूल हो, जैसे PCl5 हो, जैसे H3PO4 है, इसको अगर आयन बनाएंगे तो PO4-3 आयन बनाएंगे, ठीक है। O3 है, ओजोन है। तो अगर इसमें ये देखा जाए कि अगर एक फास्फोरस है, इसमें 5 क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, फास्फोरस पे कितना चार्ज आएगा, हम लोग की बहुत समझ नहीं पाते हैं। तो मान लो फास्फेट आयन है, तो अगर हम इसे जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स रहा ये, तो इस पे कितने हैं देखा जाता है कि इस पर अगर 3 नेगेटिव आयन्स हैं तो 3/4 कर देते हैं, ठीक है। तो 0.7 आ जाता है। तो ये फार्मल चार्ज नहीं हुआ, ये एवरेज चार्ज होता है कि उस पर कोई चार्ज है उसे डिवाइड कर दीजिए, जितने आइटम्स लगे होते हैं। ऑक्सीजन के आइटम लगे हैं तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि फार्मल चार्ज का मतलब क्या है। तो फार्मल चार्ज चाहे वो आयन्स में हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या आयन हैं, तो उसमें जो है पर्टिकुलर एक एक आइटम पे कितना चार्ज आएगा वो होता है फार्मल चार्ज। एवरेज और फार्मल में फ़र्क होती है। तो आओ मैं देखता हूँ, मैं इसको बताता हूँ। इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर किसी भी आइटम्स के अगर आप निकालना चाहते हैं फार्मल चार्ज, तो किसी भी आइटम पे, तो फार्मल चार्ज जिस आइटम का निकालना चाहेंगे तो उस आइटम का क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी वाइलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसे कहेंगे वाइलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितना होता है वाइलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, आपको ये देखना होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाए हैं, यानी कह देंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये फार्मल चार्ज का मतलब हो गया जिस आइटम का निकालना चाहेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर भी लिख सकता हूँ कि जो है अगर नहीं दिखला रहा है, फार्मूला होता है ये फार्मल चार्ज, जिसका निकालेंगे जिस आइटम का, कोई भी आइटम होगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो उसमें देखिए उस आइटम पे, उस आइटम का वाइलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप देखेंगे उस आइटम का वाइलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जिस आइटम का देख रहे हैं वो कितने उस पर डॉट्स हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 क्या कहेंगे टोटल नंबर ऑफ, जिसका फार्मल चार्ज निकालेंगे उस आइटम का, तो देखेंगे उस आइटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, जो लुईस डॉट करते थे वही, या कह सकते हैं कि लोन पेयर्स, लोन पेयर को भी कह सकते हैं, या जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं उनको बोलेंगे, माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हो गया फार्मल चार्ज का फार्मूला कि किसी आइटम का फार्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है ओजोन्स। तो अगर ओजोन को देखते हैं तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, एक ऑक्सीजन के पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और इस ऑक्सीजन एक और है उसके पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर लेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये करेगा क्या, अपना ये लोन पेयर इसे डोनेट कर सकता है, तो ये डोनर आइटम हो जाएगा, ये एक्सेप्टर आइटम हो जाएगा। और जो डोनर आइटम होता है उसे लुईस बेस कहते हैं, जो एक्सेप्टर आइटम होता है उसे लुईस एसिड, यानी इसे ले बे और ला कह सकते हैं। अपनी भाषा में इसको ले बे
इसे ला कह सकते हैं, ला। तो ये लुईस बेस होता है, ये लुईस एसिड होता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब ये सेकंड पीरियड का हो, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेंज हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, लेकिन अगर बियॉन्ड सेकंड पीरियड का होता है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेंज होगा डबल बॉन्ड में। ये सब आपको मैं पिछले लेक्चर बता चुका हूँ। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में। तो अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक शेयर कर लेगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा ये ऐसे बचा ही रहेगा, ये ऐसा इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन्स होगी, तो ये बॉन्ड झुक जाएगा। बॉन्ड कैसे हो जाएगा? अगर इस स्ट्रक्चर को आगे बना दें तो ये बॉन्ड झुका मिलेगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये बॉन्ड आपको ऐसे मिल जाएगा, ये रहा। अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, इसको थर्ड कर लिया। अब हम आपसे कहते हैं ओजोन मॉलिक्यूल है, इस पे या इस पे या इस पे कितना चार्ज आएगा, यानी फार्मल चार्ज कितना होगा। तो हम कहते हैं फार्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट, यानी ये एक एक आइटम पे कितना आएगा। ये मॉलिक्यूल है लेकिन सिंगल सिंगल पे क्या आएंगे। तो हमने कहा फार्मल चार्ज निकालना है किस पे? फर्स्ट पे। तो आप कैसे निकालेंगे? ये आपके फार्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका देखेंगे उसका, तो इसके पास कितना होता है? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, माइनस करेंगे जिसका निकाल रहे हैं उस पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने लोग बॉन्ड नहीं बनाए हैं? तो नॉन बॉन्डिंग में ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो कहेंगे 6। यहाँ से देखो 2 2 4 2 6 यानी 6 1/2 क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो जाएगा। इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 होगा, तो ये हो जाएगा 6 -6 और -1 -7, तो कितना आ जाएगा? -1। तो आप कहेंगे इस फर्स्ट वाले पे फार्मल चार्ज आ गया -1। अगर आपसे कहा जाए कि सेकंड पे क्या होगा, तो आप इसे FC कह सकते हैं, फार्मल चार्ज किसका? सेकंड आइटम पे ऑक्सीजन का। तो फिर कहेंगे इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होगा? 6 माइनस कितने लोग बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग, यानी टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग कितने नहीं बनाए हैं? 2 और 2 4 नॉन बॉन्डिंग है, -1/2 कितने लोग बॉन्ड बनाए हैं? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास 2 बॉन्ड है तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा? ये 6 है, ये -4 है और ये -2 है, तो हो जाएगा 6 - 6 = कितना हो जाएगा? 0। तो यानी फार्मल चार्ज इस पे आ गया -1, इस पे आ गया 0। अब आपसे कहा जाए फार्मल चार्ज थर्ड का, तो यहाँ निकाल देते हैं। तो फार्मल चार्ज थर्ड का कितना हो जाएगा? इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कितने लोग जो है बॉन्ड नहीं बनाए हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, -1/2 कितने लोग बॉन्ड बनाए हैं? तो 3 बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 1 2 3 4 5 6 यानी 6। ये रहा, तो 6 -2 और माइनस ये हो 3, तो -5, तो कहना 1। यानी सबके बैलेंस फार्मल चार्ज, इसका -1, इसका 1 और इसका 0, सबके अलग अलग फार्मल चार्ज आएंगे। आप देख सकते हैं अगर थर्ड का निकालना है तो थर्ड आइटम ये है O, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। इस पे कितने नॉन बॉन्डिंग है? तो कहेंगे 2 लोग हैं। कितने लोग बॉन्ड बनाए हैं? तो इसमें बॉन्ड है, इधर से 2 बॉन्ड है, इधर से 1 बॉन्ड है, तो यानी 3 बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो डिवाइड कर देंगे, काट तो होगा 3 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा। तो सब पे अलग अलग चार्ज होते हैं, इसे बोलते हैं फार्मल चार्ज। अगर आप जाते हैं NCERT पे, तो NCERT में एक क्वेश्चन दिया है, NCERT एग्जाम्पलर में, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। NCERT एग्जाम्पलर का ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हैं तो फार्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो आओ देखते हैं फार्मल चार्ज कैसे है। तो आप NCERT एग्जाम्पलर पे जाएंगे तो उसमें फार्मल चार्ज है, मैं NCERT निकाल लेता हूँ, उसके एग्जाम्पलर को दिखाता हूँ आपको। तो NCERT एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ।
ये कह रहा है कि इन PO4-3 ion the formal charge on the oxygen atom of PO bond is, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूँ। फर्स्ट में दिया है +1, सेकंड ऑप्शन में है -1, थर्ड में दिया है -0.75 और फोर्थ में दिया है 7.75। ठीक है, प्लस में है। और देखते हैं ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। चेक करते हैं। तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि ये चाहे पॉली एटॉमिक आयंस हो या मॉलिक्यूल में हो, सब में फार्मल चार्ज देख। अभी O3 था तो मॉलिक्यूल था, ये पॉली एटॉमिक जो है आपके आयंस हैं। इसमें देखते हैं तो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ये हो गया 5। आपके पास ऑक्सीजन है 4 और 3 निगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 6। तो ये हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 कर दिया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन के पास 6 हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 हो गया। 3 नेगेटिव, अगर मैं इसको एक नेगेटिव दे देता हूँ, एक इसको दे देता हूँ, एक इसको, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इससे शेयर कर लेगा तो 8, एक इससे शेयर कर लेगा इसके पास 8, और ये इससे शेयर कर लेगा इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये अपने दूसरे वाले ऑक्सीजन को ये अब जो है लोन पेयर दे सकता है। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अपना लोन पेयर दे दिया। ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बनाऊँगा तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये वाले ऐसे ही रहेंगे और ये वाले ऐसे ही रहेंगे। अगर इनको जो इनके लोन पेयर हैं इनको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो हमने ये स्ट्रक्चर को आपको बना दिया, स्ट्रक्चर ये बन गया। ये नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये हो गया, ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी कोई बियॉन्ड सेकंड पीरियड का होगा, सेकंड पीरियड के जो नीचे वाले हैं, थर्ड हैं, फोर्थ हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है। अब इसमें निकालना है कहाँ के बीच में? PO। तो PO में ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, तो किसी एक का निकाल देते हैं, सबका एक जैसा हो जाएगा। तो मैं चाहे इसको बोल दूँ चाहे इसे बोल दूँ, सब एक जैसे हैं। इसमें डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड ये है। तो इनमें से चाहे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। तो आपका ये एक जैसा है, तो किसी एक पे निकाल लेते हैं तो सबका बराबर रहेगा। तो फॉर्मल चार्ज मान लो हम फर्स्ट पे निकालते हैं, कोई कहा सेकंड पे तो सेकंड निकाल लो, थर्ड पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं, तो हम चलो ये देखते हैं कि इनसे और ये देखो PO के बीच में हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं फास्फोरस और ऑक्सीजन पे, तो अगर हम ऑक्सीजन का निकालें या फास्फोरस का निकालें, ऑक्सीजन का निकालें या फास्फोरस का निकालते हैं, क्योंकि पूछा है कि PO3 आयन दी फॉर्मल चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन आइटम्स ऑफ। ऑक्सीजन आइटम का बोला, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है ऑक्सीजन आइटम, तो हमें ऑक्सीजन आइटम पे निकालना है। अगर बोलता फॉर्मल चार्ज ऑफ P बोलता था तो हम फास्फोरस का निकालते हैं। तो इनमें किसी भी ऑक्सीजन को निकाल लें, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ, चलो इस पे निकालते हैं फर्स्ट पे। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सबको पता है 6, माइनस लगाएंगे। ऑक्सीजन ने कितने जो है नॉन बॉन्डिंग, तो देखो इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 4 5 ये हो गया, और एक नेगेटिव आया है तो ये भी 6, तो 6 हो जाएगा। माइनस 1/2 कितने हैं बॉन्डिंग्स?
तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने लोग बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो जगह 2, तो इसको आप जो है डिवाइड कर देंगे, यहाँ आएगा 1, तो ये हो जाएगा 6 और ये -6 और ये हो गया -1, तो कितना हो जाएगा 6 - 7 = -1, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा -1, तो ये -1 हो गया। अगर मान लो आप गलती से कुछ कर बैठते हो, जैसे आपसे कहा जाए कि फॉर्मल चार्ज है, आप एवरेज चार्ज समझ के जितने निगेटिव हैं उसको रख लिया ऊपर और डिवाइड कर दिया 4 ऑक्सीजन से, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 4 × 7 = 28, 4 ये, तो आपका जाएगा -0.5, तो आप गलत कर बैठेंगे। आंसर को आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज, आपने क्या निकाल दिया, एवरेज, यानी एवरेज निकाल के, तो गलत हो जाएगी। तो आपको इस तरह नहीं निकालना है, जो फार्मल चार्ज का फार्मूला है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके फार्मल चार्ज है। जब एनसीईआरटी लाइन पेज खोलेंगे तो ये फार्मल चार्ज लिखा है, एनसीईआरटी के अगले पेज पे आप जब जाएंगे तो वहाँ लिखा है लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल्स, तो ये भी पढ़ा देता हूँ यहीं पे कि लिमिटेशंस क्या है। तो ये लिमिटेशंस ऑक्टेट रूल क्या मतलब, लुईस का ऑक्टेट रूल है, तो पहले लुईस के ऑक्टेट रूल जान जाएं, फिर उस पर आप लिमिटेशन जान जाइए। ये रहा, तो जो है लुईस ऑक्टेट रूल्स, तो पहले जान लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो लुईस ऑक्टेट रूल क्या है, तो लुईस ने बताया कि कोई भी आइटम्स हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके या लॉस करके या गेन करके अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, 5। अगर नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लो ये नाइट्रोजन है आपका, ये अगर नाइट्रोजन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो अगर ये नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर। मान लो सोडियम है, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम पॉजिटिव में, ठीक है। अगर मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cl- में, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या शेयरिंग करके क्या कर ले, ऑक्टेट पूरा कर ले। जैसे ये नाइट्रोजन था तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया, ये ला शेयर कर लिया। अगर ये शेयर करेगा तो इसके पास कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी जिसके पास वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयरिंग करके वो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उसे बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल्स। लॉस करके अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ये लॉस करेगा तो ये 10 होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 करेंगे, तो यानी ऐसे कह सकते हैं 2 और 8 ऐसे कह सकते हैं, यानी इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अगर क्लोरीन में लेते हैं, क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 18 हो जाएगा। 18 को कैसे लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन कर दो या ऐसे लिख सकते हो 2 8 8, तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स ये। तो यानी ये सब ऑक्टेट्स रूल को फॉलो करते हैं, यानी ऑक्टेट्स रूल को वो फॉलो करेंगे, कोई भी आइटम हो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या गेन कर ले या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरा कर ले, यानी ये सब ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे लुईस ऑक्टेट रूल। लेकिन जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 105 पे जाते हैं तो उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि ये लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि ये कहेंगे ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये लाइन मिलेगा, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी ये बात हमेशा सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे आप, ये चीज़ें लागू होती हैं, एनसीईआरटी में जाएंगे कि ये चीज़ें लागू होती है लॉस या गेन करके, ठीक है, मोस्टली सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, कोई कंबाइन किया या किया
तो अगर सब लोग फॉलो करते ऑक्टेट रूल को तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती। तो लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, तो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस क्या होते हैं? यानी इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, यानी इसका मतलब है कि सबके सब जो है ऑक्टेट्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसे तो आप ऑक्टेट कहेंगे। कुछ लोग 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखेंगे, देखो मैं 3 नीचे कर दिया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखेंगे, यानी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जो लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखेंगे उसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट या फिर बोलेंगे आपको सुपर ऑक्टेट्स। तो ऐसे बोलेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, या इसी का नाम हो जाएगा सुपर ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट वालों में देखते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम कौन फॉलो करते हैं, तो हेडिंग हो जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। जैसे एनसीईआरटी में जाएंगे तो कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे लिखा है LiCl, जैसे लिखा है BeH2, ठीक है, BeCl2, ये सब ले सकते हैं। ठीक है, अगर और आप जाएंगे तो बोरान को ले लो, बोरान के फ्लोराइड्स ले लो, BF3, BCl3, ये ले सकते हैं। और अगर देखना चाहते हैं तो AlCl3 ले सकते हैं। ठीक है, ये सब अगर आप देखना चाहेंगे तो मिलेगा। आओ देखते हैं ऐसा क्यों। जैसे लिथियम है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और क्लोरीन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। तो अगर इससे देखेंगे तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है ये सेंटर के पास। तो किस में रखोगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट में। बेरिलियम है, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है, अगर 2 क्लोरीन से शेयरिंग करा दो तो एक इससे शेयरिंग करेगा, एक इससे, तो इसके पास कितना? 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोरान के ले लो, तो बोरान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3 इलेक्ट्रॉन है। आप अगर फुल F लेते हैं, F लेते हैं, तो इनको देखेंगे तो ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर करेगा, और आपका ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी फ्लोरीन में, क्लोरीन में, किसी में देखेंगे तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके बोरान के पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये सवाल इस बार आया था, ये सवाल जो है नीट 2021 का पॉइंट था। इसके साथ हाइब्रिडेशन भी लिखा था कि आप कितने होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp2 होगा। ऐसे इसमें लेंगे एल्युमिनियम के, Al के पास जो होता है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन से शेयर कर लेगा। आगे चल के जब इसका डिटेल पढ़ाएंगे तो ये डायमर भी बना लेता है। ठीक है, ये क्यों होता है, काहे होता है, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इनके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कम है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स में। इनकम्प्लीट में एक और हेडिंग है जिसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इनकम्प्लीट के साथ साथ क्या रखेंगे? वो ऑड, तो कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहेंगे। इनको एग्जाम्पल ले सकते हो। ऑड इलेक्ट्रॉन में आपके एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल हैं, NO है और NO2 है। एग्जाम्पल के तौर पे NO है और NO2 है, ये रहा। इसको मिटा देता हूँ और NO NO2 के बारे में बताता हूँ आपको।
ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का जो एग्जाम्पल है वो है आपका NO और NO2। ये नाइट्रोजन है, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इसके पास होता है 5। आपका ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ये देखो, ये शेयरिंग कर लिया, ये रहा। शेयरिंग करने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 5 इसके पास है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी शेयरिंग करके इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7। ऑड नंबर आप जानते हैं, ऑड का मतलब होता है 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये सब ऑड है। यानी 7 इलेक्ट्रॉन भी इनकम्प्लीट में आता है। NO2 में आ जाइए, यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन इससे शेयर कर लेंगे। तो अगर आप शेयर करेंगे, ये रहा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर जो है एक ऑक्सीजन ये, अगर ये ऑक्सीजन है, अगर इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो ये, और 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अब देखो, अगर ये नाइट्रोजन है, ये इससे शेयरिंग किया था, इसका स्ट्रक्चर ये था। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और इसके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, 1 इसको दे दिया, ये रहा। तो अगर आप देखेंगे 2 8 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको बचेगा, ये रहा। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ आपके पास? 2 2 4 2 6 1 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। तभी आप शेयरिंग करने के बाद भी देखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, लेकिन ये इसके पास इस टाइम 7 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन से नंबर में आते हैं? ऑड नंबर। तो यानी ये ऑड नंबर में आएंगे, तो इसे कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन्स। और इसका मतलब है, क्योंकि देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था? 2 2 4 2 6 था, तो 6 में तो क्या कर लिया? तो ये 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो चाहो तो इस पर निगेटिव कर लो ऐसे करके। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों होगा? 1 2 3 4 5 6, और 1 इसने दे दिया है तो 7। ये ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये है 7 इलेक्ट्रॉन, ऑड कहलाएगा। तो ये लुईस इनकम्प्लीट में आएगा। और एक होता है, पॉइंट होती है, क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब ये वो लोग होंगे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कौन होंगे जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, तो ये सब के सब जो है बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले होंगे। कौन होंगे? बियॉन्ड सेकंड पीरियड एलिमेंट होंगे। अगर बियॉन्ड सेकंड एलिमेंट होंगे तो इनके पास d ऑर्बिटल होता है। सेकंड पीरियड तो s और p आउटर सेल में होते हैं, लेकिन जब आप नीचे आएंगे जैसे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो इसमें जो है d ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर इनके पास d ऑर्बिटल होते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में रख लेंगे। तो यानी 8 से बजाय ये 10 भी हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो कहेंगे सेकंड पीरियड वालों के पास क्या है? तो कहेंगे वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। और वैकेंट d ऑर्बिटल के वजह से इलेक्ट्रॉन sp भर जाएगा, तो d में रख लेंगे। और d में रख लेंगे तो उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा, यानी सुपर ऑक्टेट बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे PCl5 फास्फोरस है, एक आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन से शेयर करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो गया। आपसे पूछा जाए और कोई एग्जाम्पल, तो कहेंगे SF6 ले लो। सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से शेयरिंग करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल H2SO4 ले सकते हैं, ये लो। तो सुपर ऑक्टेट्स वही बनाते हैं जो सेकंड पीरियड वाले के बाद वाले होते हैं, थर्ड पीरियड वाले हैं, फोर्थ पीरियड वाले हैं, ये सब। जैसे फास्फोरस क्यों कहा? तो अगर फास्फोरस करेंगे तो एटॉमिक नंबर 15 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p3 और 3d0, देखो d ऑर्बिटल से। तो 5 लोग शेयर करेंगे, 8 पूरा हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किस में चला जाएगा, d में। शेयरिंग कौन करते हैं, कौन करेंगे, आउटर सेल वाले। इस सेल का नाम क्या होता है, ये जो रखे होंगे ऑर्बिटल, ये किसी सेल में होंगे, इनका नाम होता है आउटर सेल या वैलेंस सेल्स, इनका नाम होता है वैलेंस सेल्स। तो फास्फोरस है ये, तो फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 + 2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में ये क्लोरीन से शेयर करने जा रहे हैं, तो क्लोरीन से शेयर कर लें। तो एक क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे शेयर कर लेंगे। एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे क्लोरीन से शेयर कर लेंगे। तो क्लोरीन्स को हमको नहीं देखना है, ये हमको किसको देखना है, फास्फोरस के पास। तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 क्लोरीन से तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। इस टाइम इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। तो किया क्या होगा, 2 तो ये भरा है, पहले सिंगल सिंगल किए होंगे, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो s2 कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, रहना चाहिए तो 3 है, 3 ले लेगा, तो कितना हो गया, तो 6 बन गया, 6 2 8 हो गया। यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में। अभी और भी रख सकता है, तो इससे क्या बोलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो जाए, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, सुपर ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा को सुपर बनाएंगे। ऐसे सल्फ़र होता है, सल्फ़र के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो डी ऑर्बिटल मिलेगा। तो अगर इनके पास 6 होते हैं, तो ये 6 फ्लोरीन से शेयर कर लें। अगर ये 6 फ्लोरीन से शेयर करेंगे, तो इनके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 से ज़्यादा। ये देखो, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 अलग अलग फ्लोरीन से लिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस टाइम 12 इलेक्ट्रॉन। तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो सुपर ऑक्टेट कहलाएंगे। सेम चीज़ें होती है सल्फ़र यहाँ पे भी, इसके पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन में आपके पास ऑक्सीजन है, तो ये आपके पास 6 ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो जाएगा। और टर्मिनल पे आप हाइड्रोजन रख देंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इससे शेयर कर लिया, ये एक इस सल्फर से, एक इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। मान लो ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, या ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोऑर्डिनेट बैंड बना देगा कि भाई हमारा ऑक्टेट पूरा है। इस टाइम कहेगा ऑक्टेट पूरा है, तो हमसे ले लो। जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब ये बनाएगा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटता है, तो यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आप गिन लीजिए, सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन सब सल्फ़र के हैं, ये और ये किसके हैं, सल्फ़र के हैं। तो अगर सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर से शेयर करेगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो कितना हो जाएगा, 6 तो इसके पास है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, यानी इसके पास भी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो इसका मतलब सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। तो ये लुईस का इनकम्प्लीट वाले जितने फॉलो करेंगे, वो सब बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले होते हैं, सुपर ऑक्टेट बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में ये सब एग्जाम्पल दिया था। अब एनसीईआरटी की जो कुछ ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक क्या है, खमियाँ हैं। एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये लाइन आपको मिलेगी कि ड्रॉबैक क्या है एनसीईआरटी में। तो आते हैं ड्रॉबैक्स पे, एनसीईआरटी में लाइन लिखी होगी। जैसे होता क्या, एनसीईआरटी ने कहा, अदर ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, ये भी ड्रॉबैक ही था, आप कह सकते हैं अदर ड्रॉबैक्स, अदर ड्रॉबैक, ठीक है। अगर अदर ड्रॉबैक्स देखते हैं, ठीक है, ऑक्टेट का तो क्या होगा, ये भी ड्रॉबैक था भाई, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो गए, ज़्यादा हो गए, अदर ड्रॉबैक में। यानी इन्होंने कहा कि जो है कि जो भी ऑक्टेट पूरा करते हैं, वो नोबल गैस की तरह हो जाते हैं।
किसकी तरह जाते हैं? नोबल गैस की तरह, जैसे नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान उनकी तरह हो जाते हैं। लेकिन ये देखा गया कि अगर नोबल गैस की तरह हो जाते हैं तो नोबल गैस भी किसी न से किसी कुछ ना कुछ नोबल गैस किसी ना किसी से कंबाइन करके रिएक्शंस करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे HCF4 है, HCF2 है, HCF4 है, KrF2 है, ये सब जो है इनर्ट गैस हैं और ये नोबल गैस हैं। तो नोबल गैस के लिए अगर आप देखते हैं तो ये सब मिल जाएगा, HCOF2 है ऐसे करके। तो अगर आप देखेंगे तो लुईस ने क्या कहा, इनसाइड एग्जाम्पल है, लुईस ने ये कहा कि अगर जो है जो लोग 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे वो नोबल गैस की तरह हो जाएंगे। अब देखो भैया, नोबल गैस के पास कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो और शेयरिंग कर लिया, तो गड़बड़ हो गया। ये देखिए जिनान के पास कितना, ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी नोबल गैस हीलियम को छोड़ के। तो एक F से एक और F से अगर कंबाइन किया तो कितना हो गया? कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। गड़बड़ हो गया ना। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो था ही, 4 और ले कितना हो गया? 12। तो यानी ये कमी हो गई। ये लोग जो है, अगर ये लोग कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे या शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरा करे तो जस्ट लाइक किसकी तरह हो जाएगा? नोबल गैस की तरह। ये नोबल गैस ही ऑक्टेट कहाँ बात कर रही है, अभी तो ऑक्टेट से ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनकी ड्रॉबैक्स हो गई। एक लाइन एनसीईआरटी की हो गई। अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो एनसीईआरटी के पेज नंबर पे अगर आप जाते हैं तो 106 पे लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। एक लाइन और लिखा हुआ है, इट डज, मैं एनसीईआरटी बुक अपने हाथ में ले लेता हूँ। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इनके लुईस के ऑक्टेट रूल से आपको शेप नहीं बता सकते। तो इस किस चीज़ से जो है लुईस के ऑक्टेट रूल से आपको शेप नहीं बता सकते। एनसीईआरटी का लाइन था। एनसीईआरटी में ये बता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इनके जो है ऑक्टेट रूल से आपको स्टेबिलिटी रिलेट नहीं कर सकते। इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये लाइन लिखा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी ये जरूरी नहीं है कि कोई ऑक्टेट पूरा कर लिया है तो वो स्टेबल हो जाएगा, किसी से कंपेयर कर सकते हैं। रिलेटिव ऑफ द, कह रहे हैं टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये लाइन आगे लिखा है, टोटली ये लाइन छोड़ दो। यहाँ पे आप समझ लो कि इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और कह रहे हैं इट इज़ टोटली साइलेंट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी ये नहीं बता सकते कि इसकी एनर्जी कम है या ज़्यादा है। एनर्जी के लिए टोटली साइलेंट बात का है, एंड स्टेबल नहीं कर सकते, शेप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये इनकी स्ट्रॉबैट थी। एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिजोनेंस या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिजोनेंस क्या होते हैं। तो एनसीईआरटी का ये लाइन है, क्या लिखा है, ये सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब। अगर कोई एक लुईस स्ट्रक्चर बनाया हो और उससे आप कहो कि हम जो है रिजोनेंस डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो सिंगल स्ट्रक्चर से रिजोनेंस डिस्क्राइब नहीं होती। स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ये मॉलिक्यूल एक्यूरेटली ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विथ सिमिलर एनर्जी, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाइए जो एनर्जी सिमिलर हो। क्या सिमिलर हो? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, जो आइटम रखे हैं उनके पोजीशंस, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बनाए हैं वो या ना बॉन्ड बनाए हों वो इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने कहा ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, हमने बेंजीन बनाया और आपसे कहा कि जो है ये सिंगल स्ट्रक्चर्स है, आप इससे रेजोनेंस एक्सप्लेन करोगे, तो ये सिंगल स्ट्रक्चर से रेजोनेंस नहीं होती है। पहली बात क्या, कम से कम एक स्ट्रक्चर नहीं, कम से कम 2 स्ट्रक्चर मिनिमम हो, और वो कॉन्जुगेशंस में भी हो। बताता हूँ कॉन्जुगेशंस क्या है। तो हमने इसका एक स्ट्रक्चर और बनाया, क्या बनाया, आपकी जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें हमने कुछ चीज़ें बदल दिया। डबल बॉन्ड यहाँ थी तो मैंने यहाँ कर दिया, और एक यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया।
तो हमने कहा एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है, ये दोनों स्ट्रक्चर हमने बनाया। लेकिन दोनों स्ट्रक्चर से इन दोनों स्ट्रक्चरों को मिला के हमने कहा कि हाँ ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। कब? जब उनके बीच में हमने कॉन्जुगेशन देखा। क्या कॉन्जुगेशन देखा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी ये जो है इनका कॉन्जुगेशंस मिला। तो हमें ये चीज़ देखना होगा कॉन्जुगेशंस में। क्या देखोगे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर मेरा ट्रिक्स। ट्रिक क्या होगी? ये है, ट्रिक में होगा रैक। हम अभी पढ़ाएंगे आपको रैक। हम इसको बताते हैं 786। आर का मतलब हम बोलेंगे फ्री रेडिकल हो, ए का मतलब हम एनायन बोलेंगे, सी बोले कैटायन बोलेंगे। तो फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, एनायन हो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, कैटायन हो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तो इन सब को भी ये भी कॉन्जुगेशंस में होता है। ये भी कॉन्जुगेशंस में है तो ये भी कॉन्जुगेशंस में। अगर कोई इस तरह के कॉन्जुगेशंस होते हैं तो उसमें जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो इसे कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म फर्स्ट, या इसे बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म सेकंड। आपसे पूछा जाए कि इनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, तो इनकी एनर्जी तो सिमिलर है। तो ये लाइन कहीं लिखा होगा, इसमें दिखा बताया थे, देखो स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी, यानी जो भी बनाएंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी? एक दूसरे से सिमिलर। आपसे पूछा जाए क्या ये रियल स्ट्रक्चर्स है, आपसे पूछा जाए क्या रियल स्ट्रक्चर है? नहीं, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हाइपोथेटिकली है। ठीक है, तो रियल स्ट्रक्चर क्या होगा? एक हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप फ़ैन चला दीजिए और फ़ैन चलाने से पहले आप किसी फ़ैन के पर पे आप नाम लिख दीजिए अपना मोटा सा और फ़ैन चला दीजिए। और तो जब फ़ैन चलने लगती है तो आप बताइए कि किस पर पे आपका नाम लिखा, बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो आपको लगेगा सब पे मेरा नाम लिखा। ऐसे ही ये इतना तेज़ चलते हैं, ये कॉन्जुगेशन होता है कि ना तो मैं ये बता पाऊँगा स्ट्रक्चर सही है, ना मैं ये बताऊँगा। तो ये बोलेंगे ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये हाइपोथेटिकली है। तो इन दोनों के बीच जब ये डबल बॉन्ड इतना तेज़ चलता है, ये इतना तेज़ चलता हम बता ही नहीं पाएंगे। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर से हमको लगता है कि एक कोई स्ट्रक्चर बन के आता होगा ये इस तरह का। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन के आएगा जो इतना तेज़ चलेगा। तो लगता है जैसे आप मान लो बाथरूम गए और बाथरूम स्लीपर पहन के घर पे आ जाए, तो जहाँ जहाँ आप आएंगे तहाँ आप पता चल जाएगा कि आप आए हैं। सेम ऐसे ही इतना तेज़ ये होता है, इतना तेज़ कॉन्जुगेशंस होते हैं कि ये ऐसे दिखता है। अगर ऐसे दिखता है तो इसे बोलेंगे यही रियल स्ट्रक्चर्स है। और ये रियल स्ट्रक्चर का मतलब इन दो लोगों से मिलके बनाया गया है, तो इसे का नाम क्या हो जाएगा? हाइब्रिड्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? सही नाम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड्स। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा ये। तो अगर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है तो इन मतलब इन दोनों से बनाया गया। हाइब्रिड समझते हो ना कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ को मिलकर बनाया जाता है, हाइब्रिड हो गया। तो कहते हैं ये स्टेबल होती है, इनसे दोनों से स्टेबल है। तो इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी? कम। किसके कंपेरिजन में? चाहे इससे करो चाहे इससे करो, तो कहेंगे ये स्टेबल होती है। स्टेबल है तो स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इन दोनों से कम होगी, तो कहेंगे एनर्जी कम हो जाएगी, या मिनिमम एनर्जी कह सकते हैं। इन दोनों से कंपेयर में एनर्जी कम होगी। तीर हमने नीचे कर दिया तो एनर्जी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज। तीर का मतलब डिक्रीज। तो यानी इन दोनों से इसकी एनर्जी कम होगी और ये स्टेबल होगी। अब रेजोनेंस हाइब्रिड्स जो है ये रियल स्ट्रक्चर्स होती है और ये जो है हाइपोथेटिकली होती है। अब हम सिर्फ एक बेंजीन लिए हैं, बताओ इसमें रेजोनेंस नहीं। हम इसका एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे तब बताएंगे कि इनमें रेजोनेंस होती है। तो किसी एक स्ट्रक्चर से, ये सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब, एक स्ट्रक्चर से नहीं। तो कैसे मुझे पता चलेगा कि इसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं? तो इस पे जाइए, कॉन्जुगेशन जो लिखा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो मैं एक चीज़ देखा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ये पूरे रिंग में आ रही थी। तो इसका मतलब पता हो गया। ठीक है,
तो इसके लिए ये कॉन्जुगेशन देखने से पहले कुछ कंडीशन जान लो। तो रेजोनेंस का कंडीशंस क्या होगा, ठीक है। जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो रेजोनेंस कंडीशंस क्या होंगे, तो कंडीशन क्या हो, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, प्लेनर हो, तो कहेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर हो, यानी प्लेन में रख सकते हैं। अगर दूसरा पॉइंट पूछा जाए और क्या होगा, तो कहेंगे हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हो, ये कह सकते हैं। और थर्ड कंडीशन में क्या रख सकते हैं, थर्ड कंडीशन में जिसमें जितने आइटम्स हों या आइटम के न्यूक्लियाई हों उनका पोजीशन सेम रहेगा। मान लो ये कार्बन यहाँ है तो ये कार्बन यही रहेगा, तो कहेंगे पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, सेम रहेगी। और अगर न्यूक्लियस के पोजीशन सेम है या आइटम के पोजीशन सेम रहेंगे तो कहेंगे आइटम पोजीशंस आर सेम। दोनों में कंपेयर करेंगे तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा। बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतने रहेंगे, बॉन्डिंग आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर सेम। देख लो, चाहे आपसे पूछा जाए कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी हाइड्रोजन वही रहेंगे। आपके बॉन्ड कितने हैं, तो बॉन्ड गिन लीजिए। अभी आपको जो बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 तो ये हो गया, और 6 हाइड्रोजन का, ठीक है। तो सेम बॉन्ड उतने रहेंगे। तो क्या चेंज हुआ, तो बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जा सकता है, लोन पेयर का पोजीशन चेंज हो जाएगा, फ्री रेडिकल का पोजीशन चेंज हो जाएगा, कार्बो एनायन का पोजीशन चेंज हो जाएगा, कार्बोकैटायन का पोजीशन चेंज हो जाएगा। लेकिन कैसे चेंज होगा, जब वो इस कॉन्जुगेशन में आएंगे तब। तो कह सकते हैं इतना चीज़ हो जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे फिफ्थ पॉइंट में क्या होना चाहिए, ये इस तरह का कंडीशन है, इस तरह का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो कहेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या आप कहेंगे रैक RAC रैक मतलब फ्री रेडिकल एनायन कैटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर ये बात कहते हैं कि अगर ऐसा कॉन्जुगेशंस भी होना चाहिए, ये अगर कॉन्जुगेशंस में इतनी पॉइंट अगर मैच करती है तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हमने कहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो आप इस पोजीशन को चेंज कर दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये उठ के यहाँ, यानी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कॉन्जुगेशन मैच कर रहा है। बेंजीन में अगर कार्बन देखते हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, यानी ये भी मैच कर रहा है। बेंजीन को अगर आप पढ़े होंगे कि sp या sp2 जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, तो प्लेनर में होते हैं। आइटम का पोजीशन हो या न्यूक्लियस का पोजीशन हो, बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग के जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो ये सब चीज़ें तो मैच कर रही है। इसका मतलब कह सकते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अगर सेम चीज़ देखा जाए रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन में, तो आपका जो है O3 ओजोन को भी दिए हैं। तो एनसीईआरटी में आते हैं, एनसीईआरटी में आते हैं। तो एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर बना है O3, तो O3 को देखेंगे तो सेम चीज़ें भी बनाया था। ये ऑक्सीजन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये दो इस वाले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, तो ये शेयर कर लिया। इसमें क्या होगा, अभी स्ट्रक्चर बनाया था तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ये सेकंड पीरियड का है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगा तो सिंगल बॉन्ड बराबर हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड के हो जाएगा इधर। अब सिंगल बॉन्ड में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक अपने पास रखेगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही रहेगा।
अब इनके बीच में रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन पैदा हो जाएगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगी। तो ये बॉन्ड झुक जाएगा, बी शेप या बेंड शेप हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे दिखेगा। ये हो जाएगा। और देखते हैं इसमें कॉन्जुगेशन होगी। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, एक सिग्मा एक लोन, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक लोन पेयर बराबर 3, 3 बराबर sp2, यानी sp2 है तो आप प्लेनर हैं। कॉन्जुगेशन देखो दिखता है तो देख लीजिए, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेशन है, तो इसका मतलब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो जब लोन पेयर जब उठ के इसको दे दोगे तो ये बॉन्ड उसके यहाँ जाएगा, तो जब ये ऐसे ही रहेगा ये, तो यहाँ पे अब एक लोन पेयर और आया, तो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है पहले से 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, ये इलेक्ट्रॉन ये पहले से थे, ये देखो चाहे ये इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ये उठ के आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया और एक नेगेटिव बना के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो ऐसा दिख जाएगा, ये वाला बॉन्ड उठ के इसके पास आ जाएगा, तो ये आ गया, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया। तो देखो लोन पेयर या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेशन होगा तो हमने कर दिया, तो यानी अब यहाँ डबल बॉन्ड तो लोन पेयर यहाँ चला गया। अब इसके बाद नहीं बनेगा तो कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एक ये बना है और कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक सेकंड, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड बना है। एक स्ट्रक्चर से O3 के एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लुईस ने क्या कहा कम से कम 2 होना चाहिए, 2 स्ट्रक्चर हो गया, बाद कंडीशन फॉलो कर रही है। अब इतना ये तेज चलता है कि तुम्हें यही नहीं पता कि डबल बॉन्ड यहाँ है कि यहाँ है, लोन पेयर यहाँ है कि यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है, इतना तेज चलता है। तो ना तो ये रियल स्ट्रक्चर है ना तो ये है, लेकिन इनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इन दोनों से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब 2 चीज़ को मिला के देख के बनाते हैं तो वो हाइब्रिड कहलाती है, तो इसका नाम हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड्स। तो देखो अभी तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये तो बदला करेगा ना, पोजीशन चेंज होता रहेगा, तो हमने यहाँ पे एक डैश डैश दिखा दिया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो एक कंडीशन आएगी कि वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो हमने यहाँ डैश डैश दिखा दिया ऐसे करके, ये हमने यहाँ पे इनके साथ एक डैश डैश दिखा दिया। एक ऑप्शन ये है। अगर जो है इनके स्ट्रक्चर तुम देखना चाहते हो तो ये देख लोगे, ठीक है। बाकी जो लोन पेयर यहाँ पे हैं तो लोन पेयर यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे 3 थे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है 2 थे तो यहाँ 3 हो जाएंगे, तो ये लोन पेयर तो चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बन के आया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड्स, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगी। इसकी एनर्जी इन दोनों से कम होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, स्टेबल हो जाएगा, और एनर्जी इसकी इन दोनों से कम हो जाएगी, तो इनसे एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी कम हो गई। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आप किताब में जाएंगे, ये बॉन्ड पकड़े रहो कि ये सिंगल है या डबल है, तो एनसीईआरटी किताब में देखोगे तो इन लोग के बॉन्ड लेंथ की जो है लंबाई दी जाती है। डबल बॉन्ड की आप जानते हैं बॉन्ड लेंथ कम होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो देखिए अगर ये चीज़ देखा गया, अगर आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया तो उसमें बॉन्ड लेंथ की कोई नहीं है, तो ये 182 यानी 1 to 8 पिकोमीटर या 1 to 8 पिकोमीटर। तो रेजोनेंस ये हमने रोक रखा था, तो कहा एक सिंगल बॉन्ड है तो 148 पिकोमीटर, ये रहा। ये कितना हो जाएगा, 1 to 1 पिकोमीटर। सेम कहानी है, जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये बन जाएगा 1 to 1 पिकोमीटर और ये कहलाएगा 148 पिकोमीटर। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। अगर 1 to 8 पिकोमीटर इतना है तो इसका भी 1 to 8 पिकोमीटर ही रहेगा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड का कंडीशंस है और ये रिस्ट्रक्चर बनाया, कंडीशन के साथ स्ट्रक्चर बनाया गया
तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को रोक रोक के बॉन्ड लेंथ तो देख सकते हो, लेकिन हाइब्रिड बनती है तो बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। अब आती है एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट लिखा है। अगर एनसीईआरटी को देखा जाए पॉइंट, तो आप कहेंगे, पीछे एनसीईआरटी खोलिए तो इसमें जो है एक पिंक कलर की बातें लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, जो मैंने बताया है वही चीज़ लिखी हुई है। ये एनसीईआरटी पेज नंबर आपके 101 पे क्या लिखा हुआ है, रिजोनेटिंग कह रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन एनर्जी ऑफ द सिंगल कॉनिकल स्ट्रक्चर। कहा इनकी एनर्जी कम होती है अगर इन सिंगल से कंपेयर करेंगे तो, वही लाइन लिखी हुई है। अगला पॉइंट आइए, रेजोनेंस एवरेजेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज ए होल। कह रहा है कि अगर आप देखा जाए तो देखो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो कैसे होंगे, एक तरह के होल, यानी इस तरह के नंबर्स हो जाएंगे। ये सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होती है, अगर रेजोनेटिक हाइब्रिड बनेगी तो ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये, तो यही बात बोल रहा है। फिर कह रहा है कि अगर ओजोन को स्ट्रक्चर देखते हो तो अगर इसमें फर्स्ट सेकंड, किताब में डायग्राम बना है, एनसीईआरटी के बाद बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बना है, किताब में कह रहा है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, स्ट्रक्चर ये थर्ड है, तो एनसीईआरटी कह रहा है कि ये थर्ड वालों की एनर्जी इन फर्स्ट से या इससे थर्ड सेकंड से कंपेयर करें तो इनकी कम होती है। फिर अगला लाइन लिखा हुआ है, मेनी कॉन्सेप्शंस आर एसोसिएटेड विथ रेजोनेंस एंड सम नीड टू बी डिस्प्ले। कह रहा है यू शुड बी रिमेंबर दैट। कह रहे हैं कि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, यानी बहुत इसमें दिक्कतें हैं। क्या कह रहा है, द कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कह रहा है जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हो ये रियल स्ट्रक्चर नहीं, एनसीईआरटी बोलती है। तो कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स। एनसीईआरटी खुद बोलती है कि ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक, हैव नो रियल स्ट्रक्चर, यानी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। एनसीईआरटी इस तरह बोल रही, कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, यानी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी हमने उसे कह दिया कि नॉट रियल स्ट्रक्चर्स। कह रहा है द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर्म ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन फ्रैक्शन फॉर्म टू एन अदर फ्रैक्शन फॉर्म इन। ये कह रहा है कि इतने कम समय में, अगर ये कितनी कम समय फ्रैक्शन टाइम में कि अगर ये स्ट्रक्चर तुरंत चेंज होगी इसमें, यानी बहुत कम समय के लिए होती है, तुरंत चेंज हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब फ़ैन वाली बात हमने कहा था कि अगर फ़ैन पे आप नाम लिख के और फ़ैन चला देते हैं तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही ये बहुत कम टाइम में ये क्या होती है, चेंज होती रहती है। ये लाइन लिखा था, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शंस ऑफ ए टाइम। किसी कम समय फ्रैक्शन टाइम, मतलब जैसे 2/3/2, ठीक है, 1/2, 5/2, ऐसे करके बहुत कम समय में चेंज हो जाएगी। कह रहा है कि देयर इज़ नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म एज वी हैव बिटवीन टाटोमेरिक फॉर्म्स। यानी कह रहा है इनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कीटोइनॉल होता है, टाटोमेरिज्म होता है, तो कीटोइनॉल भी एक तरह का आइसोमेरिज्म है, इक्विलिब्रियम नहीं है, तो उस चीज़ से उन्होंने कंपेयर किया। फिर कह रहे हैं मॉलिक्यूल एज सच हैज़ ए सिंगल स्ट्रक्चर विच इज़ ए रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ द कॉनिकल फॉर्म एंड विच कैन नॉट एज ए सच डिस्क्राइब द सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी के लाइन लिखा था, किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से आप रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बना पाएंगे, कम से कम 2 स्ट्रक्चर होंगे और इससे रेजोनेंस बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और इससे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी, ये चीज़ें आपकी फिनिश हो गई। एनसीईआरटी पे देख सकते हैं, लेक्चर अच्छी तरीके से देखिए, एनसीईआरटी लाइन पढ़िए।